हाँ, ये हमने ग्रीन रेवोल्यूशन के विभिन्न घटकों की चर्चा की थी। अब हम आज की कक्षा में इस पर चर्चा करेंगे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, हरित क्रांति है, उसका इम्पैक्ट क्या रहा, उसका असर क्या रहा, चाहे वो कृषक पर हो, चाहे भारतीय अर्थव्यवस्था पर हो। तो कुछ बिंदु हैं जिसमें सर्वप्रथम जो बिंदु आता है वो है कि निश्चित रूप से ही कि जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसमें लार्ज स्केल इंक्रीज हुआ है। सबसे पहला इम्पोर्टेंट तो ये फैक्टर है। हमने देखा कि जो 1966 में जो फसल हुई थी, गेहूँ का उत्पादन जो हुआ था, उसकी तुलना में जो 67-68 की का जो उत्पादन हुआ वो 25% अधिक उसमें उत्पादन हुआ। और तब से लेकर 1995 तक लगभग ये जो कुल उत्पादन है गेहूँ का वह 3 गुना से अधिक बढ़ चुका है। तो ये जो पैकेज टेक्नोलॉजी है, यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, यूज़ ऑफ मैकेनाइजेशन प्लस गवर्नमेंट सपोर्ट, ये सब चीज़ें जो मिलकर है इसने इस प्रोडक्शन को 3 गुना कर दिया 1995-96 तक। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है लार्जली भारत के लिए इसको जो है गेहूँ का रेवोल्यूशन कहा जाता है, गेहूँ क्रांति कहा जा रहा है हरित क्रांति की बजाय, क्योंकि इसमें सिर्फ गेहूँ जो एक ऐसी फसल है जिसका उत्पादन अधिक से अधिक बढ़ा है। दूसरा इम्पोर्टेंट रोल ग्रीन रेवोल्यूशन का रहा है कि इसमें जो कृषक हैं उनकी अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है, उनकी प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो गई है। उनकी अर्निंग जो खास करके ऐसे वर्ग के किसान जिनके पास 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि है और जिन्होंने इस पैकेज टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से अपने खेत के अंदर लागू किया है, उसको मोस्टली इसका लाभ बहुत अधिक मिला है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि रिडक्शन इन इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। हमें एक समय ऐसा आया था जब अकाल पड़ा था और हमें यूएस से गेहूँ मंगाने पड़े थे या आयात करने पड़े थे, जो एक निम्न कोटि का गेहूँ था और उसको चबाते तो एकदम ऐसे लगता है जैसे बबल गम चबा रहे हो, सख्त प्रकार का था और उसकी रोटियां भी अच्छी नहीं बनती थी। तो ऐसी मजबूरी में हमने वो गेहूँ भी खाए हैं। लेकिन अब जो है इस हरित क्रांति के बाद में हमें जो हमारे अनाज का जो उत्पादन है उसमें हमें सेल्फ सफिशिएंट हो गए, हमें दूसरे देशों की तरफ नहीं देखना पड़ता कि हमें आयात करना पड़ रहा है खाने के लिए अनाज। अब ऐसा नहीं है। और प्रति व्यक्ति जो फूड ग्रेन की अवेलेबिलिटी है वो 500 ग्राम तक पहुंच गई थी 1995 में। तो ये आधा किलो फूड ग्रेन प्रति व्यक्ति 1995 में नेट अवेलेबिलिटी है ये। तो इस तरह से हम आत्मनिर्भर बने अनाज के मामले में। अगला जो फैक्टर है वो है कैपिटलिस्टिक फार्मिंग, यानी हमने जो सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जो परंपरा रही है भारत में उसको तोड़ते हुए हमने उस और कदम बढ़ाया है जिसमें हम अनाज का सिर्फ स्वयं के कंजम्पशन के लिए पैदा नहीं कर रहे हैं, स्वयं के उपभोग के लिए पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसे सरप्लस में प्रोडक्शन कर रहे हैं, आधिक्य में उत्पादित कर रहे हैं, जिससे कि हम उसको बाज़ार में बेच पाएँ या ट्रेड कर पाएँ, अपने इसे मार्केट के अंदर लाभ उठा पाएँ। तो ये लाभ की खेती इसी की वजह से संभव हो पाई है, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण ये संभव हो पाया है। अगला फैक्टर आता है इसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अब चूँकि हमने उच्च कोटि के बीज के साथ इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र के अलावा हमने एक मैकेनाइजेशन और एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहा है जिस कारण से इस ग्रीन रेवोल्यूशन में को बढ़ावा में सहायता मिली है। तो मैकेनाइजेशन में जैसे
ट्रैक्टर हो गया, हार्वेस्टर हो गया, थ्रेशर हो गया, कंबाइन हो गए, डीजल इंजन हो गई, इलेक्ट्रिक मोटर हो गई, पंपिंग सेट हो गए, ये सारी कृषि में के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग में आने लगी है। तो इन जहाँ हमने कृषक जब ये इस प्रकार की मशीनें उपयोग में लेगा तो उसको उत्पादन करने वाली इंडस्ट्रीज भी साथ के साथ डेवलप होगी। तो न सिर्फ कृषि को बढ़ावा मिला है बल्कि साथ के साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी इसमें हुई है। इसके अलावा जैसे कुछ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, शुगर, वनस्पति एक्सेट्रा, ये भी साथ में जो है डेवलप हुई है। फिर है रूरल एम्प्लॉयमेंट, अगला है जो ग्रामीण रोजगार। जो ग्रामीणों को पलायन करना पड़ता था शहर में रोजगार प्राप्त करने के लिए, वो काफ़ी हद तक इस ग्रीन रेवोल्यूशन के आने के बाद में रुका है, क्योंकि कृषक को अपने खेत से ही काफ़ी लाभ प्राप्त होने लगा है। और साथ के साथ जो है लेबर फोर्स की डिमांड भी बढ़ने लगी है खेतों में, कि भाई अकेला व्यक्ति खेती नहीं कर सकता, उसको हाथ चाहिए होते हैं, लेबर चाहिए होता है। तो रूरल एम्प्लॉयमेंट में को इसने बढ़ावा दिया है। तो ये कुछ फिर किसानों के जो एटीट्यूड है उसमें भी चेंज आया है। जो पहले ये देखते थे कि भाई ये भारतीय किसान ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है और वो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाएंगे, ऐसा किसानों कृषकों ने गलत साबित कर दिया है। यहाँ पर अब जब से ग्रीन रेवोल्यूशन आया है तो इन्होंने ये साबित कर दिया है कि हम टेक्नोलॉजी को भी साथ में ले सकते हैं, हाइल्डिंग वैरायटी को भी अडॉप्ट कर सकते हैं, उसको उपयोग हम भली बात ही जानते हैं और उसमें भी हम आगे बढ़ना जानते हैं। तो ये कृषि में एक तरीके का ये आंदोलन चला जिसमें कृषि की काया को जो है पलट दिया। तो ये कुछ हमने चर्चाएं की है। इसके कुछ अवगुण भी रहे हैं, इंटरक्रॉप इम्बैलेंस और रीजनल डिस्पैरिटी, इंटरपर्सनल इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, अदर प्रॉब्लम्स, ये सब चीज़ें इसके साथ साथ ग्रीन रेवोल्यूशन के साथ साथ आई हैं। तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन का चैप्टर काफ़ी बड़ा है। अब आप इसको स्वयं से अध्ययन करें और इसको देखें। कोई प्रश्न है तो अवश्य पूछें। धन्यवाद।